सो आई वेलकम बैक गाइस। आप सब लोग चाह रहे थे जॉसलीन चौधरी का भी हम लोग करें इंटरव्यू टाइप पॉडकास्ट का हो आप कुछ भी। एंड हमारे पास जो आप लोगों ने सवाल दिए थे हम लोग उनसे पूछेंगे। एंड बहुत कम समय मिल पाया है इनसे बात करने के लिए, सो विल जस्ट क्विकली गेट इन टू द मेन कंटेंट कि जॉसलीन, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप लोग? कैंपेन आपकी कैसी चल रही है? हाउ वाज योर डे? इट वॉज़ अ ग्रेट डे। बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। अब सिर्फ कल का दिन बच गया है लगभग कॉलेज में कैंपेन करने के लिए, और बाकी एक दिन एक्स्ट्रा है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ऑलराइट। सो जॉसलीन, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बच्चों को नहीं पता है कि जॉसलीन कौन, उन्होंने आपके नाम सुना है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो हु इज़ जॉसलीन चौधरी एंड आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आप आते कहाँ से हो और आपने क्या चीज़ें करी है अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में रह के? मैं जॉसली नंदिता चौधरी जोधपुर ज़िले राजस्थान से आती हूँ, और मेरी स्कूलिंग जोधपुर और जयपुर दो जगह पे हुई है। और 2019 से 2022 में मैं किरोड़ीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस में थी, और अभी मास्टर्स कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से ही। और उसके अलावा मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ रन करती हूँ मैं 2020 से, द आरम ऑर्गेनाइजेशन। द अरब आरम। द आरम ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, ऑलराइट। एंड आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, आप मास्टर्स कर रहे हैं, हाउ वाज योर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं एक मिनी भारत कहती हूँ, क्योंकि हर जगह से, हर क्षेत्र से, हर भाषा से सारे लोग आते हैं, हर धर्म से। तो एक मिनी भारत सा है, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे कल्चर देखने को मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। Guys, obviously, so डूसू में यू आर फाइटिंग, बट वाई? व्हाट हैपेंड कि आपको डूसू की तरफ अपनी नज़र गाड़नी पड़ी जबकि आपका एनजीओ इतना बढ़िया चल रहा है? वाई? मैं जब 2019 में कॉलेज में आई केएमसी में, तो मैंने जीसीआर सेक्रेटरी करके एक इलेक्शन लड़ा था 2019 में। मैंने द आरंभ ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा एनजीओ है वो 2020 में शुरू करा था, ड्यूरिंग कोविड, जब मैं अपने घर पे थी और मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो पॉलिटिक्स में जो मेरा इंटरेस्ट है वो पैरेलल इंटरेस्ट था। और उसके अलावा जब मैंने आरंभ में काम करना और एक्सट्रीम में शुरू करा, तो मुझे फील हुआ कि बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही है। एक पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह जो बहुत सारी पावर होल्ड करती है, चीज़ें इजी कर देती है। फंडिंग में जो मैंने देखा कि मेरे कॉलेज में जो सोसाइटीज़ है वहाँ पर भी मैं थी, तो फंड में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे डाउट्स थे। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का योगदान हर कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली पॉलिटिक्स में और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो मेन डिसीजन मेकिंग होती है वो इस प्लेस से आती है। हाँ जी। एंड आपने शुरू करी अपनी कैंपेनिंग, आप टिकट तक लेके आए, आप अब फाइनल वीक तक आ गए कि बस एक दो दिन ही बाकी है। बट उसी बीच हम देख रहे हैं कि जो आपके टीम मेंबर्स थे पहले, उमांशी और भी कैंडिडेट्स, वो अब ऐसा कह रहे हैं कि आप एक पैराशूट कैंडिडेट हो, और आपने अपने वीडियोस में और बाकी जगह बताया कि आपको 6 साल हो गए हैं संगठन के साथ काम करते हुए, और वहाँ पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि पैसे दे के टिकट मिल रही है या फिर पैराशूट कैंडिडेट है, लास्ट 15 दिन में आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हर साल कम से कम 15 से 20 कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं डूसू इलेक्शन की, और उसके बाद में 4 कैंडिडेट्स को टिकट मिलती है, क्योंकि 4 ही पोजीशन है। तो ये कुछ नया नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया 2019 से मेरा एडमिशन है यूनिवर्सिटी में। 2019 से जब मैं कॉलेज में आई पहली बार, तो मैं एनएसओई के कुछ लोगों से जुड़ी, और प्लस मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ जोधपुर राजस्थान, वहाँ पे आप देखेंगे तो कांग्रेसी और एनएसओई माहौल है। मेरा परिवार पूरा एनएसओई से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव हमेशा से बना रहा है। पैराशूट कैंडिडेट तो कह ही नहीं सकते कि मैंने मेहनत नहीं करी है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन द आरंभ ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द टॉप एनजीओ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। तो पैराशूट कैंडिडेट्स तो नहीं कह सकते, पर मैं ये कहूँगी कि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, उसमें से कुछ जो संगठन को सही लगते हैं, संगठन उनको टिकट देता है। और इस बार जैसे संगठन से मुझे टिकट मिला है, इसके लिए संगठन को मैं दिल से आभार जताती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। हाँ जी। एंड आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किसी को अगर टिकट नहीं मिली और वो आपके बारे में ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, पूरे संगठन के बारे में ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, तो आपका क्या नज़रिया है उस चीज़ के बारे में कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा संगठन से जुड़ाव जब हुआ, तो वो इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा था लोगों की सेवा करने का, हेल्प करने का। चुनाव मेरा पहला स्टेप नहीं था। अगर इतने सालों में जैसे लोग कहते हैं कि आपको इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए चुनावी तौर से नहीं देखा गया, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं लोगों की हेल्प करने के लिए, मेरा एनजीओ भी यही काम करता है, संगठन में आने का भी यही काम था।
तो हम देश की सेवा के लिए संगठन से जुड़े हैं, ना कि सिर्फ चुनाव के लिए कि अगर चुनाव की एक टिकट ना मिले तो हम संगठन के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दें। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है, और जैसी चीज़ें सामने आई है, एबीवीपी ने कुछ लोगों को पैसे दिए हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वोट काट सके। जो सारी चीज़ें आप मेरे बारे में नेगेटिव सुन रहे हैं, जितना भी गलत बोला जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई आज ये नहीं कह सकता और मेरी कोई वीडियो उठा के ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी के बारे में कहीं पर नेगेटिव बोला हो। मैंने कभी नहीं बोला। मुझे पूरा खुद पे विश्वास है और मेरा संगठन पे विश्वास है और साथ में जो मेरी टीम लगी है उस पर विश्वास है। मुझे सिर्फ ये है कि आप किसी और को नीचा दिखाकर खुद ऊपर नहीं उठ सकते, आप सिर्फ अपनी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन एबीवीपी ने कुछ लोग सामने खड़े कर दिए हैं। तो आपने ये बेसिकली कहा है कि उमांशी को एबीवीपी की तरफ से पैसे मिले हैं और वो इस वजह से उसका आपके खिलाफ या फिर आपके एनएसयूआई संगठन के खिलाफ पैनलिंग कर रही है। जो लोग एनएसयूआई के वोट काट रहे हैं वो सीधा साफ साफ एबीवीपी ने खड़े करे हैं सामने, और एबीवीपी ने उनको पैसे दिए हैं, फंड करा है, गाड़ियाँ भेजी है, ताकि जो एक नाम उठ रहा है एनएसयूआई की तरफ से, क्योंकि इस बार हम लोग इतने स्ट्रांग है। पिछली बार भी एनएसयूआई की प्रेसिडेंशियल पोस्ट और जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट निकली थी, इस बार भी कहीं ना कहीं उनमें बहुत डर है कि ये पोस्ट ना निकल जाए, तो वो सामने लोगों को खड़ा करा है ताकि वो एनएसयूआई के जो वोट है, क्योंकि एनएसयूआई की तरफ से उनका जुड़ाव रहा है बहुत समय तक, तो वो काट सके। ठीक है। एंड इसी बात पे जो आपने कहा कि आप लोग स्ट्रांग हो, अब ये तो देखो समीकरण ही बताएंगे, रिजल्ट के दिन हम लोग बताएंगे कि क्या हुआ, बट अभी बहुत सालों बाद एक प्रोमिनेंट पार्टी ने आपके प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एक फीमेल कैंडिडेट को उतारा है। वैसे फीमेल कैंडिडेट अंजलि भी है सफाई से, अब तो उमांशी भी रेस में है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, बट हाउ डू यू सी योरसेल्फ कि आप क्या नेतृत्व कर रहे हैं, आपका क्या माइंडसेट है, आप कैसे लीड करोगे एनएसयूआई, और या फिर डूसू को एज अ प्रेसिडेंट अगर आप बनते हो तो एज अ फीमेल आपके क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? पहली बात तो ये कि इतना जो ज़्यादा गैप आ जाता है एक वुमेन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आने में, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं हमेशा ये चीज़ अब इंटरव्यूज़ में कहती हूँ कि मेरी ये प्रेजेंस होना एक अलग ही एग्जांपल सेट करती है कि कहीं ना कहीं लोगों ने, संगठन ने विश्वास जताया है कि एक वुमेन लीड कर सकती है। और जैसा कि हम देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में फ़िलहाल वुमेन जो स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट्स आर मोर देन मेल स्टूडेंट्स। यस यस यस, और इस बार एडमिशन भी फीमेल स्टूडेंट्स के ज़्यादा हुआ है। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक लीड करने वाली हुई है कि एक विमेन को आगे करा है। मैं खुद इस चीज़ में आगे आई और साथ में मुझे इतना सपोर्ट मिला जो मेरे आइडियाज़ थे उनके बेस पर। तो मैं जो मेन चीज़ करूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा कोर आइडिया था, मैं जहाँ वेस्टर्न राजस्थान से आती हूँ वहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली एक बहुत बड़ी चीज़ है। दिल्ली एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ने तक नहीं भेजते हैं क्योंकि पेरेंट्स डरते हैं, बहुत दूर है। तो यहाँ आकर मेरा प्राइम मेजर जो आइडिया था वो ये है कि अगर मैं एक जगह पे खड़ी रहूँगी तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे करेंगे, आगे भेजेंगे। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली उस स्टूडेंट से कनेक्टेड होंगे जो उनके साथ स्लम में भी गया है, जो उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहा है। जो मेरा एनजीओ है जैसे काम करता है, मैंने सारे स्टूडेंट्स के साथ में ग्राउंड पे काम करा, हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो जब मैं अगर डूसू ऑफिस में बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं जो उनका प्रेसिडेंट है वो उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये आ रही कि आप कह रहे हो कि आपने काफ़ी टाइम तक संगठन, वैसे आप परिवार से भी और आपके एरिया से भी जहाँ से आप आते हैं एनएसयूआई है, और आपने यूनिवर्सिटी में आके एनजीओ को अपना समय ज़्यादा दिया, बट फिर लोगों का तो यही ऑब्वियसली कहना होगा कि आपने संगठन को नहीं दिया और अपने एनजीओ को ज़्यादा दिया, फ़ायदा आपको अपने लिए हो रहा था। तो उसको आप कैसे देखते हो कि जब लोग बोलते हैं कि आपका एनजीओ तो आपके लिए था और आपने संगठन के लिए क्या किया? जैसे मैंने कहा कि हम संगठन से जुड़े थे, मतलब जैसे मैं संगठन से जुड़ी हूँ, तो जो रुझान था वो एक हेल्प करने का था कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, जैसे अगर मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मैंने देखा कि फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट आ रहा है, तो जो एनएसयूआई यूनिट होती है, जो संगठन के लोग होते हैं, वो हेल्प कर सके। जो एक हेल्प का होता है वही सेम आइडिया था जब मैं कोविड में अपने घर पे थी। कोविड ने बहुत समय ऐसा लिया जिसमें हम लोग अपने घरों में बंद थे और आसपास बहुत सारे लोग थे जिनकी मदद करने का एक मौका था, तो उस मदद के लिए कहीं ना कहीं आरएम ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो जो बेसिक आइडिया है मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहती थी, अब जहाँ पे भी मुझे लोग मिलते हैं उनकी हेल्प करना चाहती थी। जो पहला प्लेटफॉर्म मुझे वो हेल्प करने का दिया वो मुझे एनएसयूआई ने दिया कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करूँ जहाँ जहाँ कर सकती हूँ। हाँ जी। अब हम लोग एक दो फ्रंट्स बचे हुए जिस पे हमें बात करनी थी, जैसे सोशल मीडिया का फ्रंट हो गया, प्लस उमांची का तो एक डायरेक्ट एलिगेशन ही हो गया कि टिकट पैसे दे के मिल रही है, बट व्हाट डू यू थिंक, और आपके क्या ओपिनियन है व्हेन यू सी कि सोशल मीडिया पे आपके बारे में 50 चीज़ें कही जा रही है
कि जोसलिन ये, जोसलिन वो, कोई नाम बदल के बोलना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है कि क्रेडिबल ही नहीं है, या फिर 50 तरह की चीज़ें। तो हाउ डू यू सी इट, एंड संगठन उसको कैसे देखता है कि हमारे कैंडिडेट के बारे में ऐसी बात बोली जा रही है? क्या वो विश्वास दिखाता है, या फिर वो बोलता है कि यार ये तो कैसी कैसी चीज़ें बोली जा रही है, क्यों हो रहा है ये सब भी, और आप लोग कैसे देखते हो? संगठन और मैं तो ये मानते हैं कि ओपोजिशन इतना डरा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं जहाँ अपना नाम लेके ऊंचा नहीं कर सकता, तो वो दिखाता है कि सामने वाले को ही दबा दो। जितनी भी सारी चीज़ें आप देखते हैं, जितनी भी सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ें चल रही होती है, मैं खुद अगर इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, कमेंट्स ओपन करती हूँ, तो 100 चीज़ें होती है। मतलब कहीं ना कहीं एक लड़की जो इतने समय बाद, ये सवाल मतलब मेरा खुद पूछने का है कि कहीं ना कहीं एक महिला जो इतने समय बाद प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर आगे आना चाहिए, सारी दुनिया ही इतनी अगेंस्ट में मतलब सोशल मीडिया पे कमेंट करने लग जाती है, और वो स्टूडेंट्स नहीं होते नहीं, हैं। कई लोग तो आपको बॉयज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी पसंद भी करते हैं, वो तो आ भी जाते हैं कि जोसलिन का फोटो है, जोसलिन जोसलिन, हम तो जोसलिन स्टूडेंट्स के लिए कर कमेंट रहे कर हैं। ही नहीं रहे हैं, ये पेजेस चला रहे हैं जो आउटसाइडर्स हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे पेजेस आप देखेंगे डूसू के, वो सारे आउटसाइडर्स चला रहे हैं। जो कमेंट कर रहे हैं उनमें से किसी का एडमिशन ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी के गांव देहात के लोग आते हैं जो कि कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स होते हैं और कमेंट करते हैं, क्योंकि उनका खुद का कैंडिडेट कहीं ना कहीं चमक नहीं रहा होता है। और दूसरी चीज़, मैं अपने ट्रोलर्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप जितना चाहे ट्रोल कर लीजिए, मैं ना डरूंगी ना रोऊंगी, मैं ये लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ, और ये लड़ाई बहुत स्ट्रांग तरीके से लड़ूंगी, और मेरे संगठन का भी यही मानना है। अभी आपको कभी लगता है कि आपके नाम से फेक पेजेस भी चल रहे होंगे? बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत टाइम से एनजीओ के, जब आपकी लाइफ रही होगी तो आपने ऐसे कोई पॉलिटिकल कंटेंट शेयर किया होगा, बट उस टाइम पे आपकी एक पर्सनल लाइफ रही थी, आपने जो भी अपनी प्रोफाइल पे अपनी चीज़ें अपने लिए डाल रखी थी, और अब बाहर के लोग पेजेस वगैरह उनको रीशेयर कर रहे हैं, या फिर कोई लोग उसको क्यूट करके दिखा रहे हैं, कुछ लोग उसी को थोड़े नेगेटिव वे में यूज़ कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या है कि आपको एज अ पीस ऑफ ब्यूटी दिखाने की कोशिश करी जा रही है, उसके बारे में क्या करें? जो ऑब्जेक्टिफिकेशन चल रहा है सोशल मीडिया पे, उस पे क्या कहना कहीं चाहेंगे? ना कहीं जितनी पॉजिटिव कुछ पोस्ट मैंने देखी है, वो मुझे लगता है प्यार है लोगों का, स्टूडेंट्स का प्यार है। वो जब भी देखते हैं, इवन मैं जब गर्ल स्टूडेंट से या फिर इवन छोटे भाई बहन जिनसे भी मिलती हूँ, उनका एक प्यार रहता है कि दीदी के 2 वर्ड्स, जो हमारा भी अपने भाई बहन के घर परिवार में भी रहता है, तो उसके लिए तो उनका प्यार है, उसको मैं कभी नेगेटिव वे में नहीं देखती हूँ। अगर इंस्टाग्राम आईडीज़ भी बन रही है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वो एक स्टूडेंट्स का लगाव ही होता है जो वो कहीं ना कहीं शो कर रहे होते हैं। और दूसरा, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कभी नेगेटिव रहा ही नहीं है। अगर पुरानी चीज़ें भी शेयर हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं, मिलते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, तो वो रीशेयर करते हैं। मेरे को एक चीज़ और समझ नहीं, आपने जैसे बताया कि ठीक है लोग आपका कुछ पॉजिटिव में डाल रहे, कुछ नेगेटिव में डाल रहे हैं, बट आपको क्या लगता है फीमेल फैक्टर क्या कुछ रोल प्ले करता है, या फिर एक कैंडिडेट उसकी खुद की प्रेजेंस या फिर उसके संगठन का मान रखता है? बिकॉज उस तरफ से आर्यन मान एक्सट्रीमली गुड कैंपेन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एंड यू आर डूइंग अ गुड कैंपेन एज वेल। तो आपके पर्सनल ओपिनियंस क्या है कि कैसे ये चीज़ें सॉल्व होंगी? 1-2 दिन की कैंपेन बची हुई है, और आपके पास मौका है कि आप जीत सकते हो, और उधर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो आप लोगों की क्या तैयारी है अब? मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, और मैं सच बताऊं तो मेरा जो इलेक्शन है ना, वो जॉसलिन वर्सेस आउटसाइडर्स है। क्योंकि आउटसाइडर्स कौन हुए? आउटसाइडर्स जो लेके आते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ कैंपेन करने चलते हैं वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और मैं सच बताऊं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कभी लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हमेशा पीसफुली कैंपेन करते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे भाई बहन छोटे मेरे साथ जुड़े हुए यूनिवर्सिटी से, उनके साथ बदतमीज़ी होती है, उनको रोका जाता है कि कैंपेन ना हो। आउटसाइडर्स आते हैं, बहुत ही हट्टे कट्टे लोग आते हैं, तो तभी मैंने ये टर्म यूज़ करा, जॉसलिन वर्सेस आउटसाइडर्स का इलेक्शन है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ज़मीनी जुड़ाव है आप स्टूडेंट्स में देख सकते हैं, वो मेरे टूवर्ड्स ज़्यादा है। तो ये अपनी सामने वाले की इनसिक्योरिटी होती है कि उनको लगता है कि अगर हम लोग इस तरीके से इस इंसान को नहीं रोक सकते हैं, तो हम दूसरे तरीके से जो इसके सपोर्ट में है उन लोगों को डराएं, धमकाएं और उनको रोकें उसी हिसाब से। जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट किसी भी इलेक्शन को लड़ता है, अपोजिशन भी स्ट्रांग होता है, तो एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलती है, जो कि इस बार एबीवीपी और एसयूआई में मिल रही है। पिछले साल रौनक खत्री थे, इस बार आप प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, उस साल में ऋषभ चौधरी थे, और अब यहाँ से लड़ रहे आर्यन मान। तो रुझान कुछ भी कहे, हमारा उस पर बोलने का कोई वैसे हक नहीं होता कि हम बताएं कि क्या हो रहा है, बट आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या चल रही है? जो अगर जैसे आपने वर्ड यूज़ करा ग्राउंड रिपोर्ट, अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं तो रुझान एनएसयूआई की तरफ है, बहुत अच्छा रुझान है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो कहीं ना किसी रीज़न की वजह से कनेक्टेड नहीं है। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स आते हैं, अभी भी मिलते हैं,
तो जो उनका एक रिएक्शन आता है, एक बहुत अच्छा सा पॉजिटिव रिएक्शन रहता है। ग्राउंड रिपोर्ट बहुत अच्छी है एनएसयूआई की, बहुत पॉजिटिव है। और मेरे को उधर से भी पॉजिटिव यही सवाल का जवाब है, सेम ही मिलता है कि हमारी अच्छी चल रही है, तो हम नहीं नहीं क्या नहीं, समझें? इसका ये है कि आप देख सकते हैं पिछले साल जो एनएसयूआई का रुझान रहा है, मैं पॉजिटिव अगर कह रही हूँ, एनएसयूआई ने पिछले बार 2 सीट निकाली और प्रेसिडेंट पोस्ट निकाली है, तो रुझान ऑब्वियसली पॉजिटिव है। एनएसयूआई के जो पिछले काम रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं। वो वीडियोस में तो डेफिनेटली हमने देखा है कि बहुत अच्छे रहे। हम तो चाहते हैं कि रौनक ऑन के साथ ग्राउंड एक बात हो कि भाई बताओ कि क्या हुआ। ऑन ग्राउंड भी बहुत अच्छे रहे हैं। जैसे आप रिपोर्ट देखेंगे तो स्टूडेंट्स में एक क्रेज़ है, वो क्रेज़ ऐसे ही नहीं बनता है। आपको जोसलिन क्या चीज़ें आप अगर एडवाइस देना चाहोगे अपने अदर फीमेल कैंडिडेट्स या फिर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो आपके लिए वोट देंगे, जो आपके समर्थन में है या फिर जो आपको अभी तक नहीं जानते, तो थोड़ा कुछ आप अपने बारे में बताना चाहो और अपने बैलेट नंबर के बारे में बताओ कि, और बच्चों से रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ इस बार वोट देने ज़रूर आए। एक 28% पे हमारी यूनिवर्सिटी का नंबर रुक गया, बहुत सालों पहले 43 पे था, अब 28 पे आ गया। जो बच्चे नेगेटिव हैं कि हमको कोई भी पॉलिटिक्स वाला नहीं पसंद है, तो उसके बारे में इफ़ यू वुड लाइक टू say something and introduce yourself and your ballot number as well. मैं जॉसलिन नंदिता चौधरी, इस साल एनएसयूआई से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और मेरा बैलेट नंबर 5 है। और जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे साथी हैं, छात्र छात्राएं हैं, छोटे भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव। तो इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जीवन में पहली बार वोटिंग करेंगे, तो ज़रूर वोट करें, क्योंकि आपका एक वोट बहुत सारी चीज़ें चेंज करता है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में सर बहुत सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और दूसरी पोस्ट पर आप कैंडिडेट्स देखते हैं, तो आप खुद कैंडिडेट्स को देखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें और फिर अपना रुझान उनकी तरफ बनाएं। और उसके अलावा जैसे आपने मुझे कहा कि मैं अपने जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, साथ में फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको क्या कहना चाहूँगी, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी मजबूत करें, दूसरे को नीचा दिखाकर आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते, और बस आगे बढ़ते रहिए। और जोसलिन एक चीज़ लास्ट हम पूछना चाहेंगे, आप जिस एरिया से आते हैं, आपने क्या चीज़ें सीखी, आप आज इलेक्शन लड़ रहे हो, तो ओवरऑल अपनी जर्नी को आप एक दो शब्दों में या फिर एक लाइन में कुछ बताना चाहोगे कि क्या रही आपकी जर्नी? मैं जिस एरिया से आती हूँ, वेस्टर्न राजस्थान, मारवाड़ से आती हूँ मैं, और उस एरिया से आना मुझे बहुत मजबूती सिखाता है कि मजबूत कैसे रहते हैं। आप समझते हैं जैसे कि बहुत पुराने समय की बात लें तो रेगिस्तान से आते हैं हम लोग। रेगिस्तान है जहाँ पे कुछ भी नहीं है मिट्टी के सिवाय, तो उस मिट्टी ने इतनी मजबूती दी है क्योंकि ज़्यादा कुछ था ही नहीं, तो जो चीज़ें थी उन्हीं के साथ मजबूत रहकर जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो चीज़ हुई हमारे साथ। हिस्ट्री में एक थ्योरी है, जैसे मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ किरोड़ीमल कॉलेज में, और मास्टर्स भी करी है मैंने, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो मारवाड़ के लोगों में कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़, अभी भी अगर जैसे वहाँ जाते हैं तो वहाँ के लोगों में बहुत लगाव है, अभी जितना भी सारे साथी हैं वहाँ का बहुत सपोर्ट भी आ रहा है। उसके अलावा सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट तो हर जगह से ही आ रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। और सीखने को ये मिला है कि कहीं पर भी चले जाओ, कितना भी आप दूर रहते हो, दूर दराज से आते हो, जैसे यहाँ से कम अगर मुझे अभी घर जाना हो तो मुझे 12 से 13 घंटे लग जाएंगे, तो इतनी दूर आकर भी जो मजबूती के साथ मैं खड़ी हुई हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मुझे जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं जो हर क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुझ में कोई बात देखी और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं के बलबूते पे खड़ी हूँ। चलिए, अब हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स से भी कि प्लीज़ गाइस, छुट्टी नहीं करनी है, 18 तारीख को वोट देना है। एक बार अपनी अनटैप्ड पोटेंशियल को, अपनी जो पावर आप लोगों को मिलती है, आप पूरे साल चिल्लाते हो कि हमें ये इशू है, वो इशू है, हम लोग भी चिल्लाते रहते हैं, बट आज के दिन आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये अपना काम पूरे अच्छे निष्ठा से करें। एक दिन आ जाओ, हम एहसान मानेंगे कि आप अगर उस 28% की वोटिंग नंबर को 50% पे पहुंचा दो। प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग वोट देने आए और आपको जो कैंडिडेट सही लगता है आप उसे चूज़ करें, और फिर आप उससे सवाल पूछ पाएंगे कि हाँ, हमने आपको चूज़ किया था, आप क्या कर रहे हो। सो प्लीज़ कम एंड वोट, एंड कंग्रेचुलेशंस जोसलिन, आपको मौका मिला, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन द रिजल्ट डे। थैंक यू सो मच। पक्का वोट करने आना 18 सितंबर को। आप लोग सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको आप देखें, उनको मिले, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखें, वोट पक्का देना है आप लोगों को। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और आपकी भागीदारी बहुत मायने रखती है। थैंक यू वेरी मच। बैलेट नंबर 5। बाय, और बाय गुड लक। बाय।